चलिए, तो चैप्टर का नाम लिखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे आ जाओ ना, इतना पीछे क्यों बैठते हो यार, तुम तो बीच वाले बैठ जाओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ज़रा इस पर ध्यान रखना है, ब्लिंक करे। तो नया चैप्टर है हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था? अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर Q जो था वो रेस्ट पे था, चार्ज के बारे में पढ़ा, और जो कुछ भी पढ़ा वो सब चार्ज को रेस्ट में रखा था, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, यानी यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब हमारा जो चार्ज होगा वो मूविंग होगा। ठीक है, मूविंग भी दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक नॉन यूनिफॉर्म जिसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म होगा तो ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर? करंट के अंदर। अब इससे करंट पैदा होगा उसी चार्ज से। ठीक है, और जब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसको हम पढ़ेंगे, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं जब वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। करंट किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी, डेल क्यू बाई डी टी। ये क्या हो गया? ये एवरेज हो गया। और दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको डेल क्यू बाई डेल टी लिखते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलम अपॉन सेकेंड। और क्या यूनिट होती है? एम्पियर।
ठीक है। कौन सी इसके अंदर एसआई यूनिट है? ये वाली एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये मेरी वायर है, सपोज इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। कितना? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? इसके पास मैग्नीट्यूड है? डायरेक्शन है। तो क्या ये वेक्टर है? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये वाली जो बात होती है, ये 9th-10th लेवल की। 11th-12th में आने के बाद क्या होता है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी जो वेक्टर को ऐड करने के जो लॉज हैं उसको भी इसको फॉलो करना चाहिए, और वो ये फॉलो नहीं करता है। मैग्नीट्यूड है इसके पास, डायरेक्शन है इसके पास, उसके बावजूद भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। इसलिए इसका एक नया नाम है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, इसका नाम है टेंसर। बस इतना नाम ही याद रखना काफी है। ओके, चले आगे। चलिए देखिए, एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। सपोज मान लीजिए ये मेरे पास करंट है एक 5 एम्पियर का, एक दूसरा करंट है 3 एम्पियर का। इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। नेट करंट जो होगा वो कितना होगा? वो ऐसे जा रहा है, ये हो जाएगा 5 + 3 8 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया? मैंने इसी वायर को अब की बार इसका जो एंगल है वो चेंज कर दिया। ये मैंने 5 एम्पियर ही रहने दिया, ये मैंने 3 एम्पियर ही रहने दिया, ये एंगल को 60 डिग्री कर दिया, लेकिन रिजल्टेंट मैंने देखा वो 80 एम्पियर आया। वेक्टर में तो एंगल चेंज करने पर रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। कौन से फॉर्मूले से बताओ? हाँ, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा चेंज होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये वेक्टर लॉ को ये कहाँ से फॉर्मूला आया था? लॉ ऑफ एडिशन से ही तो आया था। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। लिखो इस बात को जल्दी से एग्जाम्पल, वरना भूल जाओगे। हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए। Q = 2t² +
5t प्लस 8। इसमें आपको आई इंस्टेंटेनियस निकालना है एट 2 सेकेंड एंड आई एवरेज निकालना है 0 to 2 सेकेंड। चलिए निकालिए फटाफट। आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है अभी बताया, डी क्यू बाई डी टी। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मालूम है डिफरेंशिएशन में पावर आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर एक कम हो जाती है। ठीक है, सही बताया मैंने। प्लस ये भी 5 और टी की पावर 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या हो गया फाइनली 4t प्लस 5। ये आ गया मेरा इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन इसने कहा है कि टाइम 2 सेकेंड में बताइए, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आई इंस्टेंटेनियस will be equal to 4 into 2 plus 5 is equal to 13 एम्पियर। ये आंसर आ गया। आई एवरेज पे आइए। आई एवरेज कैसे निकालते हैं, डेल क्यू बाय डेल टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज 2 सेकेंड पे कितना माइनस चार्ज 0 सेकेंड पे कितना, डिवाइडेड बाय, बोलिए 2 माइनस 0। ये हो जाएगा ना आंसर। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं। तो 2 सेकेंड पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q एट t इज इक्वल टू, पहले 0 निकाल लेते हैं, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, ये 8 कूलम्ब हो गया। ठीक है, एट Q t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 पंजे 10 प्लस 10 प्लस 8, तो कितना हो गया, बोलिए 16 और 10 26, तो 26 हो गया। ऊपर वाली इक्वेशन में खाली वैल्यू ही तो रख रहे हैं टी की, और क्यू आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आई एवरेज इज इक्वल टू 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 चला जाएगा तो 18 बचेगा, 18 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 9 एम्पियर। एवरेज करंट 9 एम्पियर है, इंस्टेंटेनियस करंट 13 एम्पियर है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हो गया क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, और पहले डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज़ करे हैं।
काइनेमेटिक्स में भी इसको कई बार यूज किया है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज जहाँ पर भी आता है यही इक्वेशन रहती है, यही फॉर्मूला रहता है, सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, क्यू की जगह वहाँ एक्स हो गया था, वेलोसिटी हो गया था। हाँ बस। चलिए एक इक्वेशन और करते हैं क्वेश्चन। अब की बार दिया I इज इक्वल टू 2t² -3। चलिए इस बार बताइए, कोई मेरा सपोज कंडक्टर है, ये है कंडक्टर, करंट इसी में से तो फ्लो कर रहा होगा, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। तो इसका ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ठीक है ना, ये एरिया है, इसकी लेंथ L है, क्या है ये, कंडक्टर, तो ये कह रहा है फाइंड द चार्ज passed through the conductor in pass through the conductor of cross section area A, find the charge passed through the conductor of cross section area A in 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा, यानी ये करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसकी वजह से इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास होगा, ये बताना है। कैसे करेंगे, दिमाग में आया? यस, तो यहाँ पे हमको चार्ज पूछा है तो करंट दिया हुआ है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt, और ये है 2t² -3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज निकालना है तो dq इज इक्वल टू 2t² -3 इंटू dt है। कितने टाइम में, इधर देखो कितने टाइम में उसने पूछा है, कितने टाइम में पूछा है, 2 सेकेंड में ना, तो 0 से 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ जाएगा Q, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली टर्म अलग इंटीग्रेट होगी, ये वाली अलग होगी, जो साइन होता है बीच में प्लस माइनस का, तो उतने टुकड़े कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। चलो एक बार लिख देता हूँ 2t², वैसे ये सब बातें अब इस पीरियड में बताने की नहीं है, तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन 0 से 2 3 dt, ये भी dt, ये भी dt, इंटीग्रेट करिए तो 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा t⁻³ और 0 से 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा t और 0 से 2, सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा, t⁻³ यानी 2⁻³ तो 8 हो गया, तो 2 × 8, 0 वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस t जो है वो 2 हो जाएगा, 2 3 6, तो ये क्या हो गया, 16 - 6 इज इक्वल टू 10 कूलम।
तो 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज पास होगा। ओके, क्लियर हो गई बात? तो ये हाँ, हमें चार्ज कितना पास हुआ ये बताना है। तो 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। 0 से लेकर के 2 सेकंड ही हो गया ना। 2 सेकंड का मतलब क्या है? 0 सेकंड पे शुरू हुआ और 2 सेकंड पे जो है वो खत्म हो गया। उतनी देर में कितना चार्ज पास हुआ इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से? वो ये आ गया। और कोई सवाल पूछो, दिमाग में और कोई क्वेश्चन हो तो। चलिए, ओके, चलें आगे। चलिए, तो ये थोड़ी सी बात हमारी हो गई। अगर मैं इसी में क्वेश्चन पूछ लूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने पास हुए, तब बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए कितने इसमें। बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये तो पहला लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या कहते हैं इस वाले फॉर्मूले को? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी जो भी चार्ज दुनिया में होगा वो सब का सब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल, यानी n इज इक्वल टू 1 होगा, 2, 3, 1 बिलियन, 2 बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी होगा, ठीक है ना, मल्टीपल होगा। और ये नंबर क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो जाएगा, ये चौथाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे चार्ज मेरा कितना पास हुआ है? 10 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले आइए, तो 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा। आप उसको क्या करिएगा? फ्रैक्शन हटा दीजिएगा। मतलब जो पॉइंट के बाद जो नंबर होगा उसको क्या करिएगा? अप्रॉक्सीमेट कर दीजिएगा। 5 से बड़ा हो तो एक नंबर बढ़ा देना, 5 से छोटा हो तो कम कर देना। ठीक है ना? हाँ, बोलो सागर, समझ में आया? चलो, अब देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है, थोड़ा मोटा बनाया ताकि फिगर जो है वो समझने में आसानी हो जाए। ओके, ये क्या है? कंडक्टर है। इसकी भी लेंथ क्या है? L है। ठीक, हाँ, क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ करंट। ऑफ करंट,
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्या कर दी, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी मैंने। ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताएं, है, ठीक है। इसकी भी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ओके। कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट एटम है तो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। इनफाइनाइट जब भी बोला जाए तो बहुत बहुत ज्यादा, ओके। मुझे बताओ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बोलिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कितनी मरतबा पिछले चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। और यहां पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्या होगा, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अंदर लगाओगे तो सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगी, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, जितने मैक्सिमम इकट्ठे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गए कंडक्टर के इस एंड में, तो इधर क्या बचेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर के उधर चले गए तो इस साइड में क्या हो जाएगा, और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज इधर गया उतना इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो क्लियर है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी, बोलो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, किसकी वजह से, ये जो अंदर इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में नहीं हो जाएगी, हैं, बोलो, हो जाएगी। बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई एक्सटर्नल, वो इस साइड में लगाई एक्सटर्नल, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, फिर क्या हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन इधर आए कि ये ई इंटरनल है, इंटरनल या इंड्यूस्ड कह लो, इंड्यूस्ड कह लो, हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक डेवलप होती रहेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन इधर आते रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन कब तक इधर आते रहेंगे, जब तक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगी जो बाहर से आ रही है। और ये कब खत्म हो जाएगी, जब इंटरनल वाली जो अपोजिट में पैदा हो रही है उसको कैंसिल कर दें। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब पैदा होनी शुरू हुई, जब इलेक्ट्रॉन उधर जाना शुरू हुए, इधर प्लस चार्ज आना शुरू हुआ। तो एक टाइम आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते 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 ये हो जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन इधर और इतना पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आने वाली बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, नहीं हो गई, बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में ई नेट विल बी इक्वल टू 0, बोलो, लिखो इस बात को, ई नेट इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर जो है वो इतना बात क्लियर हो गई, बना लिया डायग्राम। अब अगली बात करते हैं, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए,
नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि अभी भी बहुत सारे बचे हुए, ठीक है ना। कौन से वाले? फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी ये थोड़ी कि सारे इधर आ गए, अभी भी कुछ बचे हुए। तो क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है? नहीं, अभी भी, मैंने अभी तो बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन सारे खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है। ये वाला जो फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया और यहाँ आकर के अकुमुलेट हो गए। लेकिन उसके बाद भी जो इलेक्ट्रॉन बचे, ध्यान से सुनो मेरी बात, उसके बाद भी जो इलेक्ट्रॉन बचे, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जितना अकुमुलेट होना था, कितना अकुमुलेट होना था, जिससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आने वाली को कैंसिल कर दे, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच गए फ्री, तो वो क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन रेंडमली घूम रहे होंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाउंड नहीं होंगे सर? खत्म हो गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहले असर नहीं करा क्या? क्या बच जाएंगे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, ऑफ कोर्स, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बाहर से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद, जीरो करने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रेंडमली मूव कर रहे होंगे। क्यों मूव कर रहे होंगे? कहाँ से उनके पास एनर्जी आई मूव करने के लिए? जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है उससे एनर्जी आई, ठीक है। तो इस बात को लिखिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नेट इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। द इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो भी टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, है, या 0 डिग्री, माइनस में भी टेम्परेचर है तो भी उनके लिए काफ़ी है घूमने के लिए। इलेक्ट्रॉन की औकात कितनी होती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं, ओके ओके। एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी 100 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 100 किलोमीटर दिल्ली पहुंच जाएगा एक सेकंड में। जो एनर्जी है उसी में पहुंच जाता है वो, अच्छी खासी से को आपको सोचना नहीं है, हाँ, ठीक है। जो एनर्जी अवेलेबल है उसी में पहुंच जाता है। ये कौन सी वेलोसिटी है? थर्मल वेलोसिटी। चलिए, वेरी गुड। चलिए इसका भी डायग्राम बनाते हैं, देखिए इसका डायग्राम कैसा बनता है, बनेगा थर्मल वेलोसिटी का। कहाँ बनाया जाए? यहाँ बनाया जाए, ध्यान से समझना। सॉरी, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई, क्या कहा जाए इसको, हाँ, इसको कहेंगे, लिखिए, कर्नल, पॉजिटिव आयन आफ्टर द इलेक्ट्रॉन is
रिमूव। क्या मतलब हुआ? जो मेरा कंडक्टर है वो एटम से बना हुआ है, बोलिए। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, कुछ भी निकाले, एक निकाला पर एटम, दो निकाले, वो तो कंडक्टर पे डिपेंड करता है कैसा मेटल है, कितने इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसके बाद जो न्यूक्लियस प्लस जो एटम इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके ऊपर, टोटल के ऊपर तो प्लस चार्ज रह जाएगा ना, तो उसी का नाम क्या है? कर्नल। तो वही मैंने लिखा, पॉजिटिव आयन आफ्टर द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। ठीक है, चलो देखो ये भी बना देता हूं। मान लो ये मेरा कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। ये क्या है? ये सब के सब एटम है। बनाओ बनाओ इसको साथ के साथ, अलग से टाइम मत लो। बन गया? यस सर। अब देखो, और ये इलेक्ट्रॉन है। कंडक्टर किस चीज का बना होता है? मेटल का। तो ये मैंने मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ वो बनाने की कोशिश करी है। क्या हो गया है? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, लेकिन ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है जो वो फ्री कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कंडक्टर में आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फ्री है। ठीक है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मैंने दी थी एक्सटर्नल वाली, तो इन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन खट से इन पे फोर्स लगा और ये सारे के सारे आकर के इकट्ठे होकर के यहाँ इकट्ठा हो गए। आई समझ में बात? तो जब ये इकट्ठे हुए तो ये वाला प्लस चार्ज इस साइड में हो गया। आगे बात समझे? लेकिन अभी भी कुछ बच गए, अभी भी कुछ बच गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? रैंडम मूव करते हैं। रैंडम का मतलब उनको कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अब देखो, तो ये और ये क्यों मूव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। इसीलिए इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी क्या है? थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो क्या होने जा रहा है। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसी का नाम क्या है? कर्नल। ये कर्नल साहब आर्मी वाले नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये कर्नल जो है कौन से हैं? ये मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद, हाँ। तो अब देखिए, मान लीजिए एक थर्मल इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, ओके। तो ये इसने इसके साथ, भाई अब ये चलेगा, रैंडम मूव करेगा। मेरी तरफ देखो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को ज्यूम कर लो, वो रैंडम मूव कर रहा है। तो रास्ते में चारों तरफ कर्नल बैठे हुए हैं, तो मूव करेगा तो क्या होगा? जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेगा कोई दूसरा कर्नल मिल जाएगा, उससे टकरा जाएगा। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे जा करके टकरा गया। क्या हो गया? टकरा गया। उसके बाद यहाँ से निकला
तो क्या हो गया, यहाँ जाकर के कर्नल पे टकरा गया। फिर यहाँ से निकला तो यहाँ जाकर के किसी कर्नल से टकरा गया। ठीक है, कुछ रैंडम बिल्कुल पाथ है। यहाँ से निकला तो पता चला कि यहाँ जाकर के टकरा गया है। यहाँ से निकला तो पता चला कि इधर जाकर के टकरा गया है। और यहाँ से निकला तो पता चला कि यहाँ जाकर के टकरा गया। ठीक है, और फिर जब यहाँ से निकला तो पता चला कि यहाँ जाकर के टकरा गया। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। ठीक है, बनाइए वाला डायग्राम भी बनाइए, टक्कर मारने वाला। हो गया। तो देखिए, जब इसका फर्स्ट कोलिजन हुआ, ये फर्स्ट कोलिजन है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद, उसका नाम मैंने दे दिया u1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा तो इसके ऊपर, ठीक है, फिर जाकर के ये सेकंड से टकराएगा, तो इसका मैं मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी हो जाएगी, इस बार डिफरेंट वेलोसिटी से गया है u2। ठीक है, फिर जब ये यहाँ जाके टकराएगा तो मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u3, फिर ये u4, ओके, ये u5, ये u6, ये u7, ऐसे। ठीक है, बन गया ये। u7 हो गया। अच्छा देखो, 7 कोलिजन के बाद भी ये कितना डिस्टेंस चला है, फिर यहां से यहां तक चला है, यहां से यहीं तक तो चला। नेट डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्टेंस तो पूरा हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ तक हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद पता नहीं घूम करके फिर जो है वो वापस यहीं पर आ जाए, ये भी पता नहीं है। तो हमने क्या देखा कि अगर थर्मल वेलोसिटी का हम एवरेज निकालें, क्या निकालें, एवरेज, तो कैसे निकाला जाता है एवरेज, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन, मान लो n कोलिजन हुए, डिवाइडेड बाय n कर देंगे, ये वैल्यू 0 आती है। ये वैल्यू क्या आती है, ठीक है। कोई इसके पीछे का लॉजिक दे सकते हो, ये 0 कैसे आएगी, अगर ये वेलोसिटी 0 नहीं आएगी, नहीं, वेलोसिटी तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, थोड़ी बहुत देर के लिए कम होती है, फिर उतनी पहुंच जाती है। अगर मान लो वेलोसिटी एवरेज 0 ना आए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन का नेट कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अभी किसके लिए मैंने लगाया है, ये ऊपर वाला जो हमने डायग्राम बनाया उसके लिए लगाया, ठीक है। अभी बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी अभी लगाएंगे हम लोग अगले वाले डायग्राम में। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा, अगर वेलोसिटी होगी तो नेट, क्या कहा मैंने, अगर नेट वेलोसिटी होगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी होगा ना, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा चार्ज का, तो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से करंट पैदा होता है। जब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज मूव करेगा, यहीं से तो टॉपिक शुरू किया था, चार्ज ने थोड़ी एक जगह से दूसरी जगह नेट मूव किया, इसका मतलब उसके पास नेट वेलोसिटी है। जब नेट वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसके पास नेट करंट है। तो यानी मेरा कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे ही टेबल पे, उससे मैंने कोई बैटरी भी नहीं जोड़ी और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और इसलिए उसके अंदर नेट वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर अगर रखा हुआ है हमारा, तो उसके ऊपर विदाउट बैटरी कोई भी करंट फ्लो उसके अंदर नहीं करता है, ठीक है। तो लिखिए इस बात को, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी will be zero if it is not zero, if it is not zero, then there will be net thermal velocity, then there will be net thermal velocity, and if there is net thermal velocity, then there will be net displacement. Hence it will have some current, ठीक है, which we know conductor does not have without external source. सोर्स में बैटरी लिख लेना, डज नॉट हैव विदाउट सोर्स। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग लगाते हैं बैटरी इसी सेम कंडक्टर में। दूसरा डायग्राम बनाते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से, डायग्राम बन गया, इसमें लगा देते हैं बैटरी। बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है, ठीक है।
अब बैटरी जब मैंने लगाई तो इसकी वजह से ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इकट्ठा हो जाएगी, ये बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से आ गई। बोलो ठीक है। तो अंदर क्या हो जाएगा, फिर से वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या इस बार इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार इसको जरिया मिल गया ना मूव करने का, कि बैटरी बुला रही है कम एयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करने लगेगा। ठीक है, ये मूव कर गया और इसे दिख रहा है कि मुझे पॉजिटिव जो है वो पार्ट मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गया और फिर यहाँ से फिर इधर आएगा, एंड दिस वे क्या हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। चलिए बनाइए। बन गया। इस बार ई नेट के बारे में क्या ख्याल है? क्यों? इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए अंदर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं पा रही है कि वो इसको काउंटर कर सके। ठीक है ना, तो इस बार ई नेट 0 नहीं होगा। ठीक है, गुड। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर फोर्स तो वही लगेगा, क्या फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू ई क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सॉरी ई क्यू लिख दिया मैंने, आपने बोला यस सर, ई कैपिटल ई। ठीक है, क्यू ई होता है ना, तो ई कैपिटल ई होगा। हाँ ठीक है, हाँ चलिए। तो एक्सेलरेशन इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, बोलो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, फोर्स हो गया ई कैपिटल ई अपॉन में मास। ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और फोर्स इज इक्वल टू ई है। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो एम ए इज इक्वल टू ई कैपिटल ई, तो ए इज इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये ई क्या है, ये ई चार्ज ही तो है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को मैंने ई लिख दिया। ठीक है, तो डबल ई देख करके आप लोग घबरा गए हैं, घबराने वाला टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, और डायरेक्शन वाइज अगर मैं लिखूं तो डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस साइन लगेगा। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक्सेलरेशन इधर होगा, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इतनी बात हो गई। तो ये वाली बात लिखी तुमने कि इस केस में ई नेट 0 नहीं होगा। इन दिस केस ई नेट विल नॉट बी 0 बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एक्यूमुलेटेड, एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। हो गया, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब यह है कि इस बार जो वेलोसिटी होगी वो इस वाले फॉर्मूले से गवर्न होगी, है फर्स्ट लॉ से। कैसे गवर्न होगी, हाँ देखो, ये मेरा मान लीजिए पहला कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, कोलिजन हुआ, पहले कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी मैंने मानी थी वो क्या मानी थी,
u1 मानी थी, yes sir, ठीक है। यहां पर कोलिजन से पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी, yes sir, और ये v1 किसके बराबर होगी, u1 प्लस a इंटू टी, और ये t जो है इसको हम टाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। और ये जो बीच में दूरी है दो कोलिजन के बीच में, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में? चलो एक और बना देता हूं डायग्राम, ये रहा, ये रहा। ये वाले कोलिजन का के बाद वेलोसिटी का नाम क्या दिया था, u2। यहां पर क्या हो जाएगा, v2 है, फाइनल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है, और ये इनिशियल वेलोसिटी बिफोर सेकंड, आफ्टर नहीं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ऑफ सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। yes sir, चलो फिर उसके बाद चलते हैं थर्ड कोलिजन पे, थर्ड कोलिजन पे चले, ये रहा। फिर चले फोर्थ कोलिजन पे, ठीक है। फिर चले फिफ्थ कोलिजन पे, फिर चले सिक्स्थ कोलिजन पे। वैसे तो पता नहीं कितने होते होंगे, लेकिन मैं 6 कोलिजन ही बना करके जान छुड़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल जो ऊपर डायग्राम पिछले पेज पे बनाया था वैसे ही बना दिया। तो ये u2 v2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u3 v3, ये क्या हो जाएगा, u4 v4। किसी को दिक्कत है तो अभी भी पूछ ले, ये u5 v5, ये u6 v6, ठीक है। इस बार देखिए क्या होने जा रहा है, इस बार खास बात ये होने जा रही है कि इसको नेट डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, ये इतना नेट डिस्प्लेसमेंट, इतने सारे कोलिजन के बाद इतना छोटा सा नन्ना सा चला है। ठीक है, ओके। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इसका मतलब नेट वेलोसिटी भी होगी, क्या होगी, वी नेट वेलोसिटी भी होगी, ओके। और ये वेलोसिटी जो नेट होती है इसको हम वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिखिए। और ये वेलोसिटी जो होती है कितनी होती है, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। वो 10 की पावर 5 था और ये माइनस में 4 हो गया, यानी मिलीमीटर से भी कम चल रहा है। मिलीमीटर के भी 10 टुकड़े करो तो उतना पार्ट चल रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। और यहाँ 1 सेकंड में पहुंच जा रहा था दिल्ली, कितना डिफरेंस हो गया। मिलीमीटर कितना होता है, ये जो लाइन है 1 मिलीमीटर की है, बल्कि उससे भी कम की है। इसके भी 10 इक्वल पार्ट परपेंडिकुलर जो है उसमें आप करिए तो बाल से भी पतला, बाल के बराबर हो गया 1 मिलीमीटर। उतना चल पाता है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन। कब, जब बैटरी लगा रहा हूं, वरना तो बैटरी के बिना तो चल ही नहीं रहा था, नेट जीरो आ रहा था ना। अब नेट वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है,
तो ये बात लिख लो, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको कब अचीव होती है? बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स क्या है? बैटरी। साथ सर आ गए क्या? काजल, साथ सर आ गए? इधर आइए। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, ठीक। क्लियर हो गई बात ये? अब 2-3 टर्म और हैं इसके अंदर, उसका ध्यान दीजिए। देखिए, बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। ये जो हमें यहां से यहां तक एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चलने को मिला, इलेक्ट्रॉन को जो डिस्टेंस चलने को मिलता है, उसको हमने क्या नाम दिया? लैम्डा। ठीक है? हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्री पाथ। इतना ही तो रास्ता मिला फ्री, जिसपे वो चल पाया, वरना फिर टकरा गया। ठीक है ना? तो इन सब का नाम क्या रख देंगे? ये हो जाएगा λ1, ये दूसरा वाला हो जाएगा λ2, तीसरा वाला हो जाएगा λ3, चौथा वाला λ4, पांचवा वाला λ5, छठा वाला λ6। ओके? Yes, sir. ठीक है? पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में टक्कर से पहले उसको सुकून की जिंदगी, सुकून का सांस लेने के लिए जो टाइम मिला, उसको हमने क्या नाम दिया? टाउ। क्या नाम देते हैं? टाउ। उसको हम कहते हैं, ये मान लो, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, चलो यहाँ ही लिख देता हूँ, टाउ 1। इसका नाम क्या होता है? इसे कहते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्स जिसमें उसने किया टाइम, यानी उसको जो टक्कर मारने की वजह से सूझ गया था, तो उसे आराम करने का उतनी देर मौका मिल गया। ठीक है? रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ 2, यहाँ हो जाएगा टाउ 3, यहाँ हो जाएगा टाउ 4, यहाँ हो जाएगा टाउ 5, यहाँ हो जाएगा टाउ 6। ठीक है? तो रिलैक्सेशन टाइम, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है? और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। ठीक है? ओके? तो एवरेज फाइनल वेलोसिटी जरा निकालो। एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोलिए। हैं? एवरेज फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोलो। v1 प्लस एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u1 प्लस a टाउ 1, पहली वाली है। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? u2 प्लस a टाउ 2, यही होगी। इसी तरीके से तीसरी वाली हो जाएगी, इसी तरीके से nth वाली हो जाएगी un प्लस a टाउ n। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? डिवाइडेड बाय n। ठीक है? इसमें से u1 को मैं अलग कर देता हूं, तो बोलो u1 प्लस u2 प्लस un हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ए कॉमन ले लिया तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक है। और यहां पर डिवाइडेड बाय n, तो v एवरेज ये आ गई। ये समझ में आया मुस्कान? क्या किया मैंने, u वाली टर्म को अलग लिख दिया और a टाउ वाली टर्म को अलग लिख दिया। दोनों के नीचे डिवीजन में n है ना, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, एलसीएम लोगी तो फिर यही बन जाएगा। अच्छा ये वाली टर्म क्या है, बोलो, ये वाली टर्म क्या है? सर ये तो जीरो है, अभी तो बताया था, थर्मल वेलोसिटी वाली टर्म, थर्मल वेलोसिटी वाली जीरो हो गई। ठीक है, ये जो वी एवरेज आई, वी एवरेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये किसके बराबर आई, ए, बोलिए, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये वाला टाउ 1 टाउ 2 प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n, तो ये टाउ एवरेज हो गया। भाई ये तो एवरेज निकालने का तरीका है, जो लिखोगे उसका एवरेज आ जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज आ गया। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो वी ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, वी ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ए टाउ एवरेज, हो गया। और बोलो ए का मैंने क्या फॉर्मूला निकाला था, ए का फॉर्मूला निकाला था माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। ये डेरिवेशन बोर्ड वालों की सबसे प्यारी डेरिवेशन है, अक्सर पूछते हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन तो करनी नहीं, आपको तो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। इसके ऊपर बेस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए, तो ये एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक और लिख देता हूँ, इसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, बोलिए, कर दीजिए सर। पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हमने सीखा था, ई डॉट डी, यही तो सीखा ना। तो ई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ई की जगह मैं लिख सकता हूं वी अपॉन डी, और इस डी क्या होती है, लंबाई, तो इसकी लंबाई हम एल ले लेते हैं, तो वी अपॉन एल हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद है ना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन का? तो ये डी जो है क्या है, होती है लंबाई, तो होती है कंडक्टर की, तो मैंने यहाँ पे एल लिख दिया। तो इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मेट में भी आना चाहिए, आपको लिखना माइनस ई, ऊपर आ जाएगा वी, नीचे आ जाएगा एम इंटू एल। ठीक है, बस कल हम लोग यहीं से क्लास शुरू करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यार ये तो ब्लिंक कर रहा था, आपने देखा नहीं?